नमस्कार और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के प्रीमियम फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस सेक्टर के एक बहुत बड़े नाम वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ऐसे दौर में जहां हाइब्रिड वर्क कल्चर आम हो रहा है, कंपनीज को ऐसी स्पेसेस चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड हो और कोलैबोरेटिव हो। और वी वर्क इंडिया में टोटल रेवेन्यू के मामले में पिछले 3 फिस्कल से लार्जेस्ट ऑपरेटर रहकर इसी डिमांड को पूरा कर रहा है। इस वीडियो में हम इस आईपीओ की पूरी A to Z एनालिसिस करेंगे, जिसमें शामिल है आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी का बिजनेस मॉडल, की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, डिटेल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पीयर कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं इस डीप डाइव एनालिसिस को। सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स की। तो इस आईपीओ का इशू साइज है 3000 करोड़ रुपए और ये पूरी तरह से एक ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है। कंपनी को इस आईपीओ में से कोई भी फ्रेश कैपिटल नहीं मिलेगा। जो पैसा इन्वेस्टर्स देंगे वो सेलिंग शेयर होल्डर्स को जाएगा। सेलिंग शेयर होल्डर्स में शामिल है प्रमोटर एम्बेसी बिल्डकॉन एलएलपी और इन्वेस्टर वन एरियल वे टेनेंट लिमिटेड। अब इंपॉर्टेंट डेट्स मार्क कर लो। आईपीओ फ्राइडे 3 अक्टूबर को ओपन होगा और ट्यूसडे 7 अक्टूबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट 8 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड है और लिस्टिंग 10 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। आईपीओ का प्राइस बैंड 615 रुपीज से 648 रुपीज पर शेयर रखा गया है और लॉट साइज है 23 शेयर्स का। इस हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह से होगा। प्राइस बैंड के लोअर एंड पर 14,145 रुपीज यानी 23 शेयर्स इंटू 615 रुपीज और प्राइस बैंड के अपर एंड यानी कट ऑफ प्राइस पर 14,904 रुपीज यानी 23 शेयर्स इंटू 648 रुपीज। तो चलिए अब वी वर्क इंडिया के ऑपरेशंस के बारे में जान लेते हैं। वी वर्क इंडिया एक प्रीमियम फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। ये कंपनीज को फुल्ली फर्निश्ड टेक इनेबल्ड ऑफिस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे उन्हें लंबे लीज और हाई अपफ्रंट कैपिटल एक्सपेंडिचर से छुटकारा मिलता है। इनके 4 बिजनेस वर्टिकल्स या रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। नंबर 1 कोर ऑपरेशंस यानी मेंबरशिप रेवेन्यू। ये इनका मेन रेवेन्यू स्ट्रीम है। इसमें ये मैनेज्ड ऑफिसेस और फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस यानी प्राइवेट ऑफिसेस, ऑफिस स्वीट्स को लीज पर देते हैं। नंबर 2 एंसिलरी या वैल्यू एडेड सर्विसेज। इसमें मीटिंग रूम बुकिंग्स, F&B सर्विसेज, इवेंट स्पेसेस और फैसिलिटी या फिट आउट मैनेजमेंट सर्विसेज शामिल है। नंबर 3 डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कि वी वर्क ऑल एक्सेस यानी ग्लोबल एक्सेस पास, वर्चुअल ऑफिस और वी वर्क वर्कप्लेस सॉफ्टवेयर। एंड नंबर 4 प्रोडक्ट सेल्स, क्लाउड बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सास सपोर्ट ज़ोआपी से आने वाला सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू। इंडस्ट्री की बात करें तो कंपनी फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस सेक्टर में काम करती है। सीबीआरई रिपोर्ट के अनुसार इस सेक्टर का टियर 1 सिटीज में 18 to 20% की सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है, जिससे 2027 तक 14 करोड़ स्क्वायर फीट से 14.4 करोड़ स्क्वायर फीट तक पहुंचने की उम्मीद है। वी वर्क इंडिया इस मार्केट में लार्जेस्ट ऑपरेटर है बाय टोटल रेवेन्यू फॉर द पास्ट 3 फिस्कल्स। इनका 94% पोर्टफोलियो यानी 70.7 लाख स्क्वायर फीट ग्रेड ए डेवलपमेंट्स में है। चलो अब हम देखेंगे वी वर्क इंडिया की स्ट्रेंथ जो उन्हें मार्केट में अलग करती है। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड ग्लोबल एंटिटी। वी वर्क इंडिया का सर्च वॉल्यूम अपने नियरेस्ट कंपेटिटर से 3.5 टाइम्स से 4 टाइम्स ज्यादा रहा है, इंडिकेटिंग मार्केट डोमिनेंस। कंपनी ने FY25 में 74.8 का हाई मेंबर एनपीएस स्कोर अचीव किया। ये स्ट्रॉन्ग एनपीएस यानी नेट प्रमोटर स्कोर दिखाता है कि इनके मेंबर्स बहुत सैटिस्फाइड हैं और लंबे समय तक इनके साथ रह सकते हैं। नंबर 2 मार्केट लीडरशिप और हाई प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस FY23 के 1314.52 करोड़ रुपीस से बढ़कर FY25 में 1949.21 करोड़ रुपीस हो गया है। इनका एडजस्टेड एबिटा मार्जिन FY23 के 14.55% से बढ़कर FY25 में 21.61% हो गया है। हाई एडजस्टेड एबिटा मार्जिन बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्राइसिंग पावर दिखाते हैं। FY25 में इनका एवरेज पोर्टफोलियो रेवेन्यू टू रेंट मल्टीपल 2.7 टाइम्स रहा, जो कि इंडस्ट्री के एवरेज 1.9 टाइम्स से 2.5 टाइम्स से हाई है। यह दिखाता है कि कंपनी अपनी रेंट कॉस्ट्स के मुकाबले ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। नेक्स्ट रियल एस्टेट एक्सपर्टीज और कैपिटल एफिशिएंसी। एम्बेसी ग्रुप की बैकिंग इन्हें प्राइम ग्रेड ए प्रॉपर्टीज तक आसानी से पहुंचा देता है। इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर पर डेस्क FY23 के 1,60,648 रुपीज से घटकर FY25 में 1,46,786 रुपीज हो गया है। कम कैपेक्स का मतलब है कि कंपनी नए सेंटर्स को कम खर्च में जल्दी लॉन्च कर सकती है, जिससे रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्रूव होता है। 30 जून 2025 तक रिमेनिंग लॉक्ड इन नेट मेंबरशिप फीस टू रिमेनिंग लॉक्ड इन रेंट कॉस्ट का मल्टीपल 2.4 टाइम्स था। यह हाई मल्टीपल दिखाता है कि मेंबर्स से आने वाले फ्यूचर रेवेन्यूज लैंडलॉर्ड्स को देने वाले फ्यूचर रेंटल ऑब्लिगेशन से काफी ज्यादा है। नेक्स्ट डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। कंपनी फ्लेक्सिबल ऑफिस सॉल्यूशंस जैसे मैनेज्ड ऑफिस और प्राइवेट ऑफिसेस से लेकर
डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे WeWork ऑल एक्सेस या ज़ोआपी SaaS तक एक एक्सटेंसिव रेंज ऑफ ऑफरिंग्स प्रोवाइड करती है। ये डाइवर्स पोर्टफोलियो इन्हें हर तरह के क्लाइंट जैसे स्टार्टअप्स हो या फिर लार्ज एंटरप्राइजेस हो, तो हर तरह के क्लाइंट्स की जरूरत पूरे करने में और क्रॉस सेलिंग करने में मदद करता है। तो आइए WeWork की वीकनेसेस को देखते हैं। नंबर 1, कंटिन्यूअस नेट लॉसेस एंड कैश फ्लो प्रेशर। कंपनी ने FY23 में 146.81 करोड़ रुपीस लॉस और FY24 में 135.77 करोड़ रुपीस के लॉसेस झेले हैं। FY25 का प्रॉफिट भी प्राइमरीली 284.97 करोड़ रुपीस के डेफर्ड टैक्स क्रेडिट के कारण था। अगर कंपनी फ्यूचर में सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं कर पाती है तो इसके शेयर प्राइस पर नेगेटिव असर पड़ेगा। पिछले 3 पीरियड्स में नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिखा है। Q1 FY26 14.78 करोड़ रुपीस, Q1 FY25 7.02 करोड़ रुपीस, FY24 28.88 करोड़ रुपीस। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के ऑपरेशन से जनरेट होने वाला कैश उसके इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जैसे लीज प्रिंसिपल पेमेंट्स के लिए पूरा ही नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कॉस्ट लीज ऑब्लिगेशन। कंपनी ने 73.5 लाख स्क्वायर फीट यानी 7.35 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया पर लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कॉस्ट लीज एग्रीमेंट्स किए हैं। अगर मार्केट में डिमांड या ऑक्यूपेंसी कम होती है तो कंपनी को हाई फिक्स्ड रेंटल पेआउट्स के कारण हेवी फाइनेंशियल बर्डन उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट, रेवेन्यू कंसंट्रेशन और मार्केट रिस्क। सिटी कंसंट्रेशन। कंपनी का 70% नेट मेंबरशिप फीस इन FY25 एंड 66.25% नेट मेंबरशिप फीस इन Q1 FY26 में सिर्फ बेंगलुरु और मुंबई से आया था। इन 2 माइक्रो मार्केट्स में कोई भी इकोनॉमिक डाउनटर्न, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या ज्यादा कंपटीशन कंपनी के रेवेन्यू को सीधे तौर पर हिट करेगा। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन WeWork ब्रांड एंड WeWork इंटरनेशनल लिमिटेड। कंपनी WeWork ब्रांड का एक्सक्लूसिव लाइसेंसी है। WeWork इंटरनेशनल लिमिटेड के ऑपरेशंस में कोई भी डिस्ट्रप्शन या यूएस एंटिटी के बैंकरप्सी फाइलिंग से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव न्यूज WeWork इंडिया की रेपुटेशन और ब्रांड वैल्यू को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट, लिटिगेशन और प्रोमोटर्स का लीगल रिस्क। प्रोमोटर जितेंद्र मोहनदास विरवानी के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। कोई भी एडवर्स आउटकम कंपनी की रेपुटेशन, मैनेजमेंट का फोकस और फाइनेंशियल कंडीशन पर बुरा असर डाल सकता है। प्रोमोटर एम्बेसी बिल्डकॉन LLP के इक्विटी शेयर्स के प्लेज किए जाने का रिस्क था, जिसे लिस्टिंग ना होने पर रीप्लेज करना पड़ेगा। ये प्रोमोटर के कंट्रोल और कंपनी के शेयर प्राइस पर प्रेशर बना सकता है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल नेगेटिव नेटवर्थ। कंपनी का नेटवर्थ 31 मार्च 2024 तक नेगेटिव 437.45 करोड़ रुपीस था। ऑल्दो FY25 में पॉजिटिव हुआ है, इसका मतलब है कि अक्यूमुलेटेड लॉसेस काफी हाई है और फ्यूचर लॉसेस होने पर सॉल्वेंसी रिस्क बढ़ सकता है। नेक्स्ट, ऑडिटर्स क्वालिफिकेशंस और इंटरनल कंट्रोल्स। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स IFC FY23 और कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर्स 2020 फॉर FY25, FY24 और FY23 पर क्वालिफिकेशंस या मॉडिफिकेशंस रिपोर्ट किए हैं। इनमें प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट के क्वांटिटेटिव डिटेल्स अपडेट ना होने, स्टैट्यूटरी ड्यूज में डिलेज और सब्सिडियरी WW टेक सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कैश लॉसेस शामिल हैं। वीक इंटरनल कंट्रोल्स फ्यूचर में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एरर्स और फ्रॉड के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। WeWork इंडिया मैनेजमेंट लिमिटेड की वैल्यूएशन और पोटेंशियल समझने के लिए पीयर्स से तुलना जरूरी है। नंबर 1, रेवेन्यू स्केल एंड ग्रोथ। FY25 में WeWork इंडिया का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1949.21 करोड़ रुपीस रहा, जो इंडस्ट्री में सबसे बड़ा है। स्मार्टवर्क्स 130374.06 करोड़ रुपीस, ऑफिस 1207.54 करोड़ रुपीस और IndiCube 1059.29 करोड़ रुपीस पर थे। ग्रोथ वेलोसिटी में ऑफिस 42.26%, स्मार्टवर्क्स 32.2% और IndiCube 27.54%, WeWork इंडिया 17.06% से तेज रहे। मतलब रेवेन्यू लीडर होने के बावजूद पीयर्स ज्यादा रैपिड एक्सपेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी। WeWork इंडिया ने FY25 में एक माइलस्टोन अचीव किया, 128.18 करोड़ रुपीस रीस्टेटेड प्रॉफिट के साथ। ऑफिस भी प्रॉफिटेबल रहा 67.87 करोड़ रुपीस के साथ, जबकि स्मार्टवर्क्स और IndiCube लॉसेस में थे। ये दिखाता है कि WeWork इंडिया और ऑफिस ने ऑपरेशनल कॉस्ट कंट्रोल और प्राइसिंग पावर दिखाई है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। FY25 में WeWork इंडिया की नेटवर्थ पॉजिटिव होकर 199.7 करोड़ रुपीस हुई, FY24 के नेगेटिव 437.45 करोड़ रुपीस के कंपैरिजन में। ऑफिस का नेटवर्थ 459.22 करोड़ रुपीस, जबकि IndiCube की अभी भी नेगेटिव 3.11 करोड़ रुपीस पर है। नेट डेट भी WeWork इंडिया ने FY24 के 392.8
1.82 करोड़ रुपीस से 45% कम करके 215.33 करोड़ रुपीस कर दिया। ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन और लिक्विडिटी मैनेजमेंट को दर्शाता है। नेक्स्ट, मार्जिन्स एंड कैपिटल एफिशिएंसी। कोवर्किंग बिजनेस में इंड AS 116 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काफी महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार लीज पेमेंट्स को बैलेंस शीट पर राइट ऑफ यूज यानी ROU एसेट्स और लीज लायबिलिटीज के रूप में दिखाया जाता है। इससे ऑपरेशनल रेंट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंड AS 116 अकाउंटिंग के चलते एबिटा मार्जिन ऊपर दिखते हैं। WeWork इंडिया 63.41%, स्मार्टवर्क्स 62.39%, ऑफिस 33.32%। एडजस्टेड एबिटा मार्जिन लीज लायबिलिटी आउटफ्लो एडजस्ट करके कैश प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। तो WeWork इंडिया का 21.61% है और स्मार्टवर्क्स का 12.53% है। ऑफिस और इंडीक्यूब का अभी अवेलेबल नहीं है। इससे पता चलता है कि WeWork इंडिया पीयर्स के मुकाबले पर रुपी रेंट ज्यादा कैश फ्लो जनरेट करता है। RONW यानी रिटर्न ऑन नेटवर्थ FY25 में WeWork इंडिया का 63.8% रहा, ऑफिस का 14.78%। ये हाई RONW डिनोमिनेटर इफेक्ट का रिजल्ट है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव नेटवर्थ टर्न अराउंड। इसीलिए इसे एक्सेप्शनल टर्न अराउंड माना जाना चाहिए डायरेक्ट पीयर कंपैरिजन से ज्यादा। नेक्स्ट, कैपेसिटी एंड ऑक्यूपेंसी। WeWork इंडिया टियर 1 के 8 सिटीज में है, ऑफिस 18 और इंडीक्यूब 10 सिटीज में है। डेस्क कैपेसिटी में स्मार्टवर्क्स 1,83,613 डेस्क्स के साथ आगे है। WeWork इंडिया के पास 1,17,495 डेस्क्स हैं, पर टोटल लीजेबल एरिया दोनों का लगभग बराबर है। WeWork इंडिया का 7.83 MSF और ऑफिस का 7.8 MSF। कम डेस्क डेंसिटी प्रीमियम मॉडल को वैलिडेट करती है। नेक्स्ट, ऑक्यूपेंसी। इंडीक्यूब 85.12%, स्मार्टवर्क्स मैच्योर सेंटर्स 88.67% पर, WeWork इंडिया 76.79% ओवरऑल और 80.69% मैच्योर सेंटर्स पर। मतलब WeWork इंडिया ऑक्यूपेंसी में पीछे है, लेकिन हाई नेट ARPM पर फोकस करता है। नेक्स्ट, क्लाइंट बेस। ऑफिस के 3000 प्लस क्लाइंट्स हैं, जबकि WeWork इंडिया के पास 2198। ये वाइडर जियोग्राफिकल पेनिट्रेशन का प्रमाण है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में। तो रेवेन्यू ने लास्ट 3 फिस्कल्स में स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। FY23 में 1314.52 करोड़ से बढ़कर FY25 में 1949.21 करोड़ तक पहुंच गया है। ये इंक्रीज प्राइमरीली न्यू ऑपरेशनल सेंटर्स की कैपेसिटी एक्सपेंशन और नेट एवरेज रेवेन्यू पर मेंबर यानी नेट ARPM के बढ़ने की वजह से हुआ। FY24 में ग्रोथ 10 ऑपरेशनल सेंटर्स ऐड करने और नेट ARPM में 11.23% के इंक्रीज से आई। FY25 में ग्रोथ 12 ऑपरेशनल सेंटर्स ऐड करने और नेट ARPM में 4.35% के इंक्रीज से ड्रिवन थी। कंपनी ने अपने नेट लॉसेस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया। FY23 के 146.81 करोड़ रुपीस से FY24 में 135.77 करोड़ रुपीस तक और FY25 में एक नेट प्रॉफिट 128.19 करोड़ रुपीस का अचीव किया। इससे एक स्विंग आया नेगेटिव पैट मार्जिन से पिछले सालों में FY25 में 6.33% के पॉजिटिव पैट मार्जिन तक। FY25 का अचीव्ड प्रॉफिट प्राइमरीली एक डेफर्ड टैक्स क्रेडिट ऑफ 285.74 करोड़ रुपीस की वजह से आया। ये क्रेडिट अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और बिजनेस लॉसेस और टाइमिंग डिफरेंस यानी राइट ऑफ यूज एसेट्स और लीज लायबिलिटीज के अकाउंट की वजह से अराइज हुआ। FY24 और FY23 के लॉसेस प्राइमरीली हाई डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस और एस्केलेटिंग फाइनेंस कॉस्ट्स की वजह से थे। ये कॉस्ट्स मेनली डेट लोड और लीज ऑब्लिगेशंस के बढ़ने से आए, जो ऑपरेशनल सेंटर्स और डेस्क कैपेसिटी स्केल अप करने के लिए किया गया था। FY24 और FY23 में ROE कैलकुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि नेटवर्थ नेगेटिव था। FY25 में शार्प पॉजिटिव ROE 63.8% का रीजन एक अचीव्ड प्रॉफिट है, जो कंपैरेटिवली स्मॉल पॉजिटिव नेटवर्थ के अगेंस्ट आया। पॉजिटिव नेटवर्थ मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज के बाद। एबिटा कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है, जो रेवेन्यू ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है, और एबिटा मार्जिन हर पीरियड में 60% से ऊपर रोबस्टली मेंटेन रहा। ROACE रिटर्न ऑन एडजस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड, ROACE हर साल स्ट्रॉन्ग रहा, जो बिजनेस के कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अच्छी मैनेजमेंट दिखाता है। FY24 के 54.05% से FY25 में 37.52% का डिप इस वजह से हुआ क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड इस पीरियड में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ फ्रॉम 628.62 करोड़ रुपीस टू 1122.64 करोड़ रुपीस बिजनेस एक्सपेंशन के चलते। अब कैश फ्लो एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव और ग्रोइंग ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये दिखाता है कि कोर बिजनेस ऑपरेशन से सिग्निफिकेंट कैश जनरेट होता है, जो एक हेल्दी वर्किंग मॉडल को इंडिकेट करता है, जो ऑपरेशनल पर्पसेस के लिए लिक्विडिटी के टर्म्स में सेल्फ सस्टेनिंग है। कंसिस्टेंटली नेगेटिव कैश फ्लो जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यूज हो रहा है, ये इंडिकेट करता है कि कंपनी एक्टिवली ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी परस्यू कर रही है। ये प्राइमरीली प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और इनटैंजिबल एसेट्स की एक्विजिशन की वजह से है। कंसिस्टेंटली नेगेटिव और इंक्रीजिंग कैश फ्लो जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में यूज हो रहा है, वो प्राइमरीली लीज लायबिलिटीज के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पोर्शन के सब्सटैंशियल पेमेंट की वजह से ड्रिवन है। FY25 के लिए एक लार्ज
लार्ज कैश आउटफ्लो हुआ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के रिडेम्पशन के लिए 561.2 करोड़ रुपीस। डेट पोजीशन एंड लेवरेज। डेट टू इक्विटी रेशियो FY25 में 1.55 टाइम्स था। यह दिखाता है कि मोस्ट रीसेंट प्रॉफिटेबल ईयर में इक्विटी बेस के अगेंस्ट मॉडरेट लेवरेज था। जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेट है वो प्राइमरीली लॉन्ग टर्म लीजेस से आता है और बिजनेस मॉडल का एक स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक है। तो दोस्तों वीवर्क इंडिया आईपीओ के एनालिसिस के बाद यहां एक क्विक समरी आती है। मेजर स्ट्रेंथ्स, मुख्य ताकतें। नंबर 1, मार्केट लीडर, रेवेन्यू और एडजस्टेड एबिटा मार्जिन में टॉप पोजीशन। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, ऑपरेशन से कंसिस्टेंटली हाई कैश जनरेशन, CFO। नंबर 3, कैपिटल एफिशिएंसी, इंप्रूविंग कैपेक्स पर डेस्क और स्ट्रॉन्ग एसेट लायबिलिटी रेशियो। मेजर वीकनेसेस यानी मुख्य कमजोरियां। नंबर 1, OFS नेचर, कंपनी को कोई प्रोसीड्स नहीं मिलेंगे। नंबर 2, फाइनेंशियल रिस्क, हाई हिस्टोरिकल लॉसेस और पैट में डेफर्ड टैक्स क्रेडिट का बड़ा हिस्सा। एंड नंबर 3, ऑपरेशनल रिस्क, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कॉस्ट लीजेस और हाई सिटी कॉन्सेंट्रेशन। ये रिव्यू सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। दिस इज नॉट अ बाय और अ सेल रिकमेंडेशन। इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना हमेशा रिस्की होता है और आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट भी खो सकते हैं। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट से पहले जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.